पावर एंड एनर्जी। तो सभी स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली वर्क के बारे में सभी को पता होगा कि वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और हमारे फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से किसी दूसरी पोजीशन पे मूव कर जाती है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमने कोई वर्क किया। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, एक बॉक्स था टेबल पे रखा हुआ, उसके स्क्रीन दिखाई दे रही है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, मान लो कोई टेबल था हमारे पास, टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई बुक रखी, फिर आपने क्या किया, उस बुक को एक फोर्स लगाई F। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, बुक अपनी जगह से नेक्स्ट पोजीशन पे चली गई। मान लो बुक पहुंच गई यहां पर, तो जो नेक्स्ट पोजीशन आई बुक की, उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। मान लो एस हो सकता है 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया हमारे पास वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट हैं। तो दो वेक्टर प्रोडक्ट से मिला के हमारे पास क्या बनेगा, W। ये क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो फोर्स वर्क क्या हुआ, अगर मान लो आपने किसी दीवार को धक्का लगाया, तो दीवार अपनी जगह से हिल जाएगी, नहीं हिल रही है, तो उस केस में वर्क क्या होगा, 0, क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, S0। तो आपके पास वर्क तभी होगा जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई, तो उसको बोलेंगे वर्क। और वर्क का जो फॉर्मूला है वो W इज इक्वल टू F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट है। तो जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो क्या हो जाता है, साथ में cos ऑफ थीटा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू F D cos थीटा। ये D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर, यहाँ मैंने S लिखा हुआ है, यहाँ D है, ये दोनों सेम है। D इज डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या आ गया वर्क का, W इज इक्वल टू F D cos थीटा। F इज द अप्लाइड फोर्स एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर S लिखा हुआ है मैंने। तो वर्क की डेफिनेशन क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसका यूनिट्स देखेंगे। इसका यूनिट है SI, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो जूल क्या होता है, जूल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन causing a displacement of 1 मीटर। अगर मान लो मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो कितना मूव कर गई, 1 मीटर डिस्टेंस आगे चली गई, मूव कर गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो उस केस में जो मैंने काम किया दैट इज इक्वलेंट टू 1 जूल, उसको बोलेंगे 1 जूल वर्क। SI यूनिट्स इसके होते हैं जूल, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं इसको, और CGS यूनिट है इसका अर्ग, इसको डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका M1L2T-2 है। तो वर्क कितने टाइप्स के हैं हमारे पास, वर्क 3 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम पॉजिटिव वर्क। अगर जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे, तो उस केस को बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्क। मान लो अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने, हमारे पास क्या है, टेबल है, टेबल के ऊपर क्या पड़ी हुई है, एक बुक पड़ी हुई है। तो अगर आपको बुक को इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे, तो बुक किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये कौन से वर्क का एग्जांपल है, ये है नेगेटिव वर्क का। यहां पर क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में ये पॉजिटिव वर्क है। देखो यहां पर जो फोर्स है, फोर्स मैंने इसी डायरेक्शन में लगाई है, आगे के डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। अगर सेम डायरेक्शन में है आपके पास,
तो पॉजिटिव वर्क है। एंड इस केस में क्या होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पॉजिटिव। सेकंड केस है हमारे पास नेगेटिव वर्क। इसका एग्जांपल है, example of this kind of work done is motion of wall falling towards ground where displacement of wall in the direction of the force of gravity। मान लो कोई बॉल ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से आपने नीचे फेंक दी ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी, नीचे की तरफ है एस, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रही है वो भी नीचे की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया पॉजिटिव वर्क डन का, कि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मींस हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस केस में थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वर्क डन W इज इक्वल टू नेगेटिव। इसमें आपके पास एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल कोई बॉल है उसको आपने ऊपर की तरफ फेंका। अभी क्या था एग्जांपल, कि हमने बॉल को नीचे की तरफ फेंका। मान लो आप, ये ग्राउंड है, ये फ्लोर है, आप ये आपकी ग्राउंड है, यहाँ आप खड़े हैं, आपने क्या किया, गेंद को पकड़ा और ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंका तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, ऊपर की तरफ होगी। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो होगा नेगेटिव वर्क। इसके और भी एग्जांपल हैं, आपने चेक कर लेने हैं। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो क्या है, नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है। एंड थर्ड इज केस ऑफ जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, अगर एक तो आपको एग्जांपल बताया कि अगर मान लो आप घर की दीवार है, दीवार को फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, तो दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है, एस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क भी जीरो हो जाएगा। बट अगर मान लो ऐसा भी कोई केस है कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, जीरो, तो उस केस में भी वर्क डन क्या होगा, सॉरी एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो कॉस 90 हमारे पास जीरो होता है, तो टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये एग्जांपल है आपके पास, मान लो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आप चेक करेंगे एस डायरेक्शन में है, और फोर्स फोर्स किसकी वजह से लग रही है, अगर आपने कुछ सामान उठाया हुआ है, मान लो कोई सामान उठाया है, वो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ लग रही है, तो इन दोनों के बीच में एग्जांपल कितना है, 90 डिग्री, तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। वैसे तो आप वर्क कर रहे हैं एक्चुअली जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट अगर हम एक मैथमेटिकल सिचुएशन में बोले तो ये वर्क डन जीरो होगा इस केस में, कि आपने कोई वर्क नहीं किया। वही एग्जांपल है, मान लो कोई कुली है, किसी स्टेशन से सामान उठा के चलता है, तो सामान लेगा वो अपने सिर पे उठाएगा, ठीक है। तो कोई भी सामान उठाएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, उसका वेट है जो फोर्स लग रही है, और मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ एस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब हम वर्क डन निकालेंगे, ये वेट mg है, ये वर्क नहीं है mg है, फोर्स वेट mg, और इसको फोर्स भी बोलेंगे, फोर्स नीचे की तरफ लग रही। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो मान लो कोई कुली है, अगर वो सामान उठा के जा रहा है एक प्लेन रोड पे, या कोई भी आदमी है जिसने अपने सिर पे या हाथ में सामान उठाया हुआ है और स्ट्रेट रोड पे चला हुआ है, प्लेन रोड पे चला हुआ है, तो वो चाहे जितना भी डिस्टेंस कवर कर ले, उसका टोटल वर्क डन क्या होगा, फिजिक्स की लैंग्वेज में जीरो, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में 90 डिग्री का है।
तो ये यहाँ से एक आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, जो ये मैंने अभी बताया आपको सिचुएशन, कि मान लो कोई आदमी है, उसने अपने सिर पे 30 केजी का वेट उठाया हुआ है और 60 केजी वेट उसका खुद का है। तो मान लो हॉरिजेंटल रोड पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो फाइंड द टोटल वर्क डन। तो वर्क डन टोटल क्या होगा, उसका 0 हो जाएगा जब उसने हॉरिजेंटल पाथ पे मूव किया, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का था। तो ये आपने ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप देखेंगे कि फ्रिक्शन कहाँ पर यूज होता है। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं आप कोई पेन ले रहे हैं, पेन से कॉपी पे लिख रहे हैं, तो किसकी वजह से लिख पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, उसकी वजह से लिख पा रहे हैं। हम जैसे चलते हैं, धरती पे चलते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। गाड़ियां रोड पे चलती हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चल पा रही हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, उस डायरेक्शन में हमें चलने से रोकती है। जो फोर्स रोकती है उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। The resistance offered by the surfaces that are in contact with each other when they move over each other। मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक नीचे ऑब्जेक्ट है, एक ऊपर है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ फोर्स लगाएगी मूव करने के लिए, तो कुछ फोर्स ऐसा प्रतीत होगा कि इसको पीछे की तरफ खींच रही है। इसको जनरली स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो ये जो पीछे की तरफ फोर्स लग रही है दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट पॉइंट पे, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहां पर लगती है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूं, एग्जाम्पल अपना ले लेते हैं, जैसे हम चल रहे हैं या कोई गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी आगे की तरफ फोर्स लगाती है, तो आप देखेंगे कि कुछ समय तक, जैसे हम खुद भी चल रहे हैं, तो हमें कुछ अगर हम थोड़ी सी फोर्स लगाए तो चल नहीं पाते आगे, लेकिन उस पर्टिकुलर फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाए तो हम आगे की तरफ चलने लग जाते हैं। तो जो कुछ फोर्स है जिस तक हमें लगता है कि हम नहीं चल पा रहे हैं, वो किसकी वजह से है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से है। उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां पर एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग मेकिंग द बॉडी स्लो डाउन। नेक्स्ट देखेंगे किन किन फैक्टर्स पे ये फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ टू सरफेसेस दैट इन कॉन्टैक्ट ऑन द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दीज सरफेसेस। अब एक्चुअली इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है रियलिटी में? मान लो कोई भी सरफेस है, हम तो देखेंगे कि ये सरफेस है हमारे पास, हमें तो बाहर से देखने के लिए प्लेन लगती है, लेकिन अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारी इरेगुलर सरफेसेज होती हैं और इनके मॉलिक्यूल होते हैं। तो जैसे ही कोई दूसरी ऑब्जेक्ट हमारे पास मान लो मैंने ले ली, इसमें भी बहुत सारे इरेगुलर सरफेसेज होंगे इसके अंदर। हमने दूर से देखने पर लगता है कि ये स्मूथ है, प्लेन है, लेकिन ये इरेगुलर होती है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। तो ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं, ये एक दूसरे के सरफेसेस के साथ क्या करती हैं? इंटरेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक प्रकार से एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बना देते हैं, और ये बॉन्ड, इन बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल बाइंड हो जाती हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर फोर्स लगानी पड़ती है इन इंटरेक्शंस को खत्म करने के लिए। तो वो जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये है इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास फ्रिक्शन जनरली 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन, फोर्थ इज फ्लूइड फ्रिक्शन। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन मींस जो
जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, स्लाइडिंग जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, रोलिंग जब ऑब्जेक्ट रोल कर रही है, और फ्लूइड मीन्स जो किसी लिक्विड में लग रहा है, हमारे लिक्विड मटेरियल्स में जो फ्रिक्शन लग रहा है। तो फर्स्ट है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट acts between the surfaces when they are at rest with respect to each other। अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसी हैं कि आपने, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था, दोबारा दे देते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है एक, और दूसरी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई भी मान लो बुक ही है। तो अब मैंने क्या किया, यहां से बुक को फोर्स लगाना शुरू किया कि इसको आगे मूव कर सकूं, लेकिन मैंने पहले थोड़ी सी फोर्स लगाई, बुक नहीं मूव हुई। ठीक है, तो दोनों रेस्ट पोजीशन में है, बुक भी रेस्ट पोजीशन पे है। मान लो ये टेबल है नीचे और ऊपर बुक है, दोनों रेस्ट पोजीशन में है। तो जब तक दोनों रेस्ट पोजीशन में है, मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन मूव नहीं कर रही है बुक। तो जब तक दोनों रेस्ट पोजीशन में है, इसको बोलेंगे हम, तब तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ है इसका, पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जो यूज हो रहा है। तो जब तक कि ये मूव ना करना लग जाए बुक, तब तक जितना भी मैं फोर्स लगाता रहूंगा वो किसके इक्विवेलेंट होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मींस कि हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रही है, जब तक उस टाइम तक जितनी भी फोर्स लग रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फोर्स डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी? हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। तो ये फोर्स हो जाएगी हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। तब मतलब जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पोजीशन पे रहेंगी, तब तक जितनी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितनी फोर्स आप लगाएंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट, फोर्स लगा रहे हैं हम लेकिन ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे है, उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जब जस्ट ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहां से आपको ये भी क्लियर हो रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मींस द फ्रिक्शन विच इज रिलेटेड टू स्लाइडिंग। मान लो स्लाइड, आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करवा रहे हैं। Sliding friction is defined as the resistance that is created between any two objects when they are sliding against each other। इसका एग्जांपल क्या है? स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक अक्रॉस द फ्लोर, टू कार्ड स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर इन ए डेक, रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी जो एग्जांपल बताया था मैंने अभी आपको, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल भी हो सकता है। ठीक है, कि मान लो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जब मैंने किसी टेबल के ऊपर रखा, तो सपोज मैंने इसको इसके टेबल पे रखा और मैंने यहां से फोर्स लगाने शुरू किए। तो कुछ फोर्स के बाद, आपको बताया कुछ फोर्स के बाद क्या करेगा? मूव करनी स्टार्ट कर जाएगी बुक। तो ये इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गई, उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पिछला स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में थी। अब मेरे फोर्स लगाने के बाद फोर्स बुक मूव करना स्टार्ट करी, लेकिन फिर भी इसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन रहेगा, तो दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये एग्जांपल है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एक एग्जांपल है रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि इसी के कैटेगरी में आता है। इसको देखेंगे हम कि रोलिंग फ्रिक्शन है क्या। Rolling friction is defined as the force which resists the motion of a ball or wheel is the weakest type of friction। ये फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है। मींस आपके पास अगर कोई व्हील है या गेंद है, ठीक है,
तो ये सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो जब ये मान लो ये आपका अर्थ है, ये आपकी कोई सड़क है, अर्थ है या ग्राउंड है, तो आपने जब फोर्स लगाई तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस केस में अगर कोई आपके पास व्हील है या बॉल है, उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपके पास क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन होता है सबसे कम होता है। ये जो वैल्यू होती है, अगर आपके पास व्हील है या बॉल है, वो जब वो मूव कर रही है तो उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज लेस एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसीलिए हमारी गाड़ी के जो टायर होते हैं उसको क्या होते हैं, सर्कुलर बनाए गए होते हैं, या बॉल होती है इजीली मूव हो जाए, सर्कुलर होती है, क्योंकि इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है बाकी सभी के केस कंपैरिजन में। तो ये क्या है हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट कोई रोल कर रही है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है अदर कंपैरिजन, अदर फ्रिक्शंस के कंपैरिजन में। एंड फोर्थ वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन मींस हमारे लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द layers of the liquid when they are moving relative to each other, जैसे द फ्लो ऑफ इंक इन पेन, स्विमिंग। तो जब आपके पास कोई फ्लूइड की दो लेयर्स हैं, कोई लिक्विड है मान लो आपके पास, ठीक है, तो उसमें आपके पास डिफरेंट लेयर्स होंगी, तो इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको बोलेंगे हम फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट है अब हमारा लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या लॉज हैं, इसके मेनली 4 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है इसका, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस दैट इन कांटेक्ट। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो हमेशा जो सरफेस है उसकी रफनेस पे डिपेंड करेगी कि कितनी रफ है या स्मूथ है। आप देखेंगे कि जो आपका फ्लोर होता है, बिल्कुल कांच का फ्लोर है, उस पे आप चल नहीं पाते, जबकि अगर आपका फ्लोर रेत का होगा या मिट्टी का होगा तो आप इजीली चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कांच का फ्लोर होगा वहां बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी, जबकि आपके मिट्टी और दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर बना होगा फ्लोर तो उस पे आपकी रफ सरफेसेज होंगी, तो आप इजीली चल सकते हैं। सेकंड इज फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया दैट इज कॉन्टैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट एरिया है, मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स ये हैं, तो फ्रिक्शन कभी भी इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, ये ध्यान रहे। एंड थर्ड इज फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस जो लग रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्थ इज फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिलेटिव स्पीड। जो अभी बताया आपको, फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे ही कोई फ्लूइड है उसकी अगर स्पीड मूव हो जाएगी तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम फोर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर जो आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। ये F क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। इसको आपने यहाँ मैंने कैपिटल F से डिनोट कर दिया है, और आपने इसको ध्यान रखना है, जब भी लिखना है इसको स्मॉल f से लिखना है, इससे डिस्टिंग्विशन में इजी रहता है, ठीक है। स्मॉल f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको हटा देंगे हम। तो मान लो कोई भी कांस्टेंट मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको मैंने म्यू लिखा n, तो ये जो म्यू है ये क्या आ जाएगा यहाँ से, स्मॉल f ओवर n। तो ये जो म्यू है इसको जनरली बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
में इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है, यही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, में इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, फ्रिक्शन फाइंड्स एप्लीकेशन व्हेन मैच स्टिक्स आर इग्निटेड। तो आपने कभी देखा होगा माचिस ली है, तो आप क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली लेते हैं और उसको उसके ऊपर रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या हो जाता है, आग जल जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से, दोनों में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उससे हीट प्रोड्यूस होगी और आपकी तिल्ली जल जाती है। मोशन ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। जो इंजन के अंदर पिस्टन मूव कर रहे हैं वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूज होती है वहां पर। एंड इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन बुक बोर्ड देयर इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं या आप पेन से कॉपी पे लिख रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इंक और उसके बीच में, कॉपी के बीच में, तभी आप लिख पा रहे हैं। और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप रोड पे, तो रोड और गाड़ी के टायर्स में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसी की वजह से आप जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी रुक जाती है, नहीं तो जैसे ही आपने ब्रेक लगानी थी गाड़ी रुक नहीं पानी थी। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपकी बुक पे दिए हैं, आपने उनको भी देखना है। तो नेक्स्ट है वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइंड प्लेन फॉर रफ एंड प्लेन सरफेसेस। तो पहले देखेंगे हम कि वर्क डन क्या होगा जब हम एक प्लेन सरफेस पे ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे। वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजेंटल, ये ये नहीं है इसमें, ठीक है, इसको काट दें। ये सिर्फ प्लेन सरफेसेस पे के लिए एग्जाम है आपका एक्सप्रेशन। वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन मींस कि हमारे पास ये जो, ये नहीं है इसमें, आपने देख लेना है इसमें। कि आपके पास क्या है, मान लो कोई, वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। आपके पास कोई प्लेन सरफेस है और मान लो आपके पास टेबल ही है, ठीक है। तो टेबल के ऊपर आपने क्या किया, कोई बुक रख दिया, कोई ब्लॉक रख दिया, मान लो कोई ब्लॉक ही रख दिया, एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया। Suppose ये ब्लॉक रख दिया मैंने टेबल के ऊपर। अब मैंने क्या किया, अब ये जो ब्लॉक, अगर मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए आगे, ठीक। मान लो जैसे मैंने यहां से फोर्स लगाई, ब्लॉक मेरी फोर्स लगाने के बाद नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे, और इसका जो डिस्टेंस था ओरिजिनल पोजीशन से, मान लो एस, दिस इज डी, डी लिखा हुआ है आपके, तो डी लिखते हैं इसको, मान लो दिस इज डी, ये डी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने ये एफ फोर्स लगाई तो ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंच गया। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, डी। तो ये हॉरिजेंटल सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ठीक है। हॉरिजेंटल मींस प्लेन सरफेस। तो अब हमारे पास, जब मैंने यहां पर फोर्स एफ लगाई, तो कुछ ना कुछ इसमें क्या है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई एफ, अभी आ रही है साउंड क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक, अच्छा। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं क्लियर आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, थोड़ी देर बाद इसको कर लेंगे।
ठीक है, ठीक है, ठीक। कौन कौन बोल रहा है? स्टूडेंट कौन बोल रहा है? आपके पास भी सिग्नल की समस्या हो सकती है, मे बी, है ना? ठीक है। बाकी स्टूडेंटों को सही आ रही है आवाज? हेलो? ठीक है, ओके, ओके। तो यहां से मैं बता रहा था आपको कि जैसे ही मैंने फोर्स एफ लगाई इसके ऊपर, तो इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, वो लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अभी आपको बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो हमारे पास सपोज जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, स्मॉल एफ, ये एन क्या है? एन इज नॉर्मल रिएक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जब कोई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ साइड में बता देता हूँ क्या है ये, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं, तो जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है, तो जितनी फोर्स उसके ऊपर लगेगी, उसके अपोजिट फोर्स उसी के ऊपर लग जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। कि मान लो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, तो इसके ऊपर उसका वेट वाली फोर्स लगी डब्ल्यू, तो इस ऑब्जेक्ट ने भी इसके ऊपर दूसरी फोर्स लगाई, इक्वल एंड अपोजिट, उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन एन। ये न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार आता है हमारे पास एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पर स्मॉल एफ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मैंने कैपिटल एफ फोर्स आगे की तरफ मूव करवाने के लिए लगाई, इसमें स्मॉल एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग गई। तो यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कैपिटल एफ, डिस्प्लेसमेंट इसमें स्मॉल डी हो जाएगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? अभी आपको पीछे लॉ बताया, स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन के म्यू इंटू एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पर हमने क्या किया? फोर्स, ये एफ फोर्स मैं आगे की तरफ लगा रहा हूं, स्मॉल एफ फोर्स क्या लग रही है? पीछे की तरफ लग रही है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी, डी। तो स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एन, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल म्यू, म्यू एन इंटू डी। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन के लिए फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू एफ कैपिटल एफ माइनस म्यू एन इंटू डी। ये है किसके लिए? अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी प्लेन सरफेस पे मूव कर रही है। अब केस ये भी हो सकता है कि ये सरफेस प्लेन नहीं हो, प्लेन की जगह ये इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है, कोई एंगल है यहाँ पर। तो नेक्स्ट इसी को डिस्कस करेंगे अब हम, कि अगर मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पे ना होते हुए किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रही है। वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मीन कि हमारे जो हॉरिजेंटल पोजीशन है उसके साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बना रही है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, आपने देखा भी होगा कहीं भी, आप मान लो ये थीटा होता है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखी हुई है, तो कोई पर्टिकुलर एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ, उसको बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन, जहां से मूव कर रही है। जैसे कोई पहाड़ी की ढलान होती है, तो पहाड़ी की ढलान ऐसी होती है, पर्टिकुलर एंगल पे लगी होती है, कोई ऑब्जेक्ट होती है, तो अपने आप यहाँ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन मींस व्हेन where we place the object that is raised some angle from the horizontal surface, कि जो भी हॉरिजेंटल सरफेस है उसके साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बना रही है। तो ये मान लो थीटा एंगल है। तो यहां पर अब क्या होगा? ये मेरी क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई भी ब्लॉक है जिसको मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया। ये सपोज इसको यहाँ पर बना देता हूँ, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? स्मॉल एम। इसको मैंने इस हॉरिजेंट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रखा, तो अब क्या होगा?
इसका क्या होगा, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड mg। अब नीचे की तरफ वेट आ जाएगा इसका mg। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है mg, तो इसका मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिख दिया, mg cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट लिख दिया mg sin थीटा। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, मैंने आपको पहले बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। तो अगर इसका कंपोनेंट mg cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो कोई ना कोई कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, दैट इज n, नॉर्मल रिएक्शन n। अब हमारे पास क्या हो गया, अब सपोज मान लो मैंने क्या किया, एक फोर्स F लगाई यहां पर, F फोर्स। ये किसके लिए लगाई मैंने, ये लगाई मैंने कि हमारा जो ये ब्लॉक है इसको मैं खींच रहा हूं ऊपर की तरफ। मान लो कोई पहाड़ी है, तो पहाड़ी की तरफ ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं सामान, ठीक है। तो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं ऊपर की तरफ। तो अगर मैं डायरेक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये नीचे जो मैंने लिखा है यहां पर, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी आपकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f, दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से आपको फिगर क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिगर आपको क्लियर हो गई, तो आर्टिकल ये बहुत छोटा है और ये हमेशा 10 नंबर में आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फिगर क्या है। अगर आपको फिगर क्लियर हो गई है, तो आगे आर्टिकल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अब आप यहां से देखेंगे फिगर से, तो आपको क्या पता चल रहा है यहां से कि ये जो n है ये किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। तो हम क्या कर लेंगे, यहां से लिख लेंगे n इज इक्वल टू mg cos थीटा। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है यहां पर, f इस डायरेक्शन में है, तो f किसके बराबर है, F इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक mg sin थीटा और एक स्मॉल f। तो कैपिटल F किसके बराबर होगा, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने के बराबर। तो उसको क्या क्या कवर करना पड़ रहा है, एक mg sin थीटा कंपोनेंट, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f, तो ये दोनों के बराबर है। तो आप देखेंगे इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर F किसके बराबर है, टोटल फोर्स इज इक्वलेंट टू mg sin थीटा, कैपिटल F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस स्मॉल f। स्मॉल f क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एग्जांपल अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, ये क्या होता है, फिजिकल टू म्यू इनटू n, ठीक है। तो n क्या है हमारे पास यहाँ पर, n इज mg cos थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, n की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल f, ये आ जाएगा हमारे पास म्यू mg cos थीटा। तो ये वैल्यू आ गई स्मॉल f की। तो ये जो वैल्यू है स्मॉल f की इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, इसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो क्या आ गया रिलेशन मेरे पास, f इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस स्मॉल f इज म्यू, ये म्यू k है, k इसके नीचे होता है, या आप म्यू लिखो या म्यू k लिखो, आपकी इच्छा है। म्यू k इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू के mg cos थीटा। आप म्यू भी लिख सकते हैं सिंपली, अगर आपने म्यू लिखना है, म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हम अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास फोर्स की। लेकिन हमने क्या निकालना है, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको जो वैल्यू आई है फोर्स की, इसको एस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, या हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन। तो ये हो गया वर्क डन इन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एस क्या है, जितना आपने मूव किया। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसकी, इसको हमने यहां से स्टार्ट किया था मूव करवाना, इस पॉइंट से। तो अगर ये इस पॉइंट तक पहुंच गया, तो मान लो दिस इज एस, ठीक है।
मैंने यहां से इसको खींचना शुरू किया ऊपर की तरफ, तो यहां तक पहुंच गया। तो ये हमारे पास S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है? हेलो।